तो चाहते हैं वैसा हो मेरे साथ? चाहते हैं जीरो से हीरो बनना? 1.5 घंटे तक प्रेजेंट ऑफ माइंड अटेंड करना पड़ेगा, एकदम सीखने के नियत से। वो क्या थे सर, आज क्या है और आपको क्या बताने वाले हैं, वो सर ही आकर बताएंगे। और जैसे ही मैं सर का नाम लूंगा, बड़ी मान बड़ी सम्मान के साथ आप लोग खड़े होकर हल्की हल्की तालियों से स्वागत करेंगे। जिन सर का नाम नहीं, एक मिसाल है, मिस्टर जितेंद्र मोदी सर। वेलकम सर। सर को स्वागत करने के लिए आएंगे हमारे नवाकांक्षा आरडी मिस्टर सुनील सर और संजय सर। सो प्लीज वेलकम सर। खाली होना चाहिए दोस्त। सर से रिक्वेस्ट है कि आपको इस बिजनेस में क्या दिखा कि आप इस कदर हीरो बन के खड़े हैं और इस कदर आज मेरे भाइयों को सिखाएं कि सेम आपसे बेस्ट करके मेरे भाई लोग दिखाएं। सो प्लीज वेलकम सर। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। मेरा नाम जितेंद्र कुमार मोदी है और मैं जमुई बिहार का रहने वाला हूँ। यस सर। काफ़ी लोग जिस तरह दोस्तों, मैं भी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, शायद बहुत लोग मिल भी चुके होंगे पहले कभी। यस सर। मैं कोई दोस्तों ग्लोबल क्लोरोबेटस में स्कीम नहीं चलाता या कोई जादू टोना नहीं चलाता हूँ। एक कहते ना कि दुनिया में कुछ करने के लिए आदमी के पास अनुभव होना बहुत जरूरी होता है। यस सर। और अनुभव एक ऐसा चीज है जो आदमी को सक्सेस कर देता है। यस सर। अनुभव एक ऐसा चीज है जिससे आदमी दूर तक देख सकता है। और आप ग्लोबल क्लोरोबेटस में अगर आए हैं तो ग्लोबल क्लोरोबेटस आपको कुछ समय में ही बहुत कुछ का अनुभव दे दिया होगा। यस सर। कहते हैं ना, हम बहुत बड़े गायक हैं, हमारा गला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी आवाज़ निकलती है हमारी, और अगर मुझे गाने के लिए कोई स्टेज ना मिला तो हमारा गला होना बेकार हो जाएगा। यस सर। हम बहुत अच्छे खिलाड़ी, अगर कभी खेलने के लिए हमको ग्राउंड नहीं मिला है तो बहुत अच्छा खिलाड़ी होना हमारा बेकार हो जाएगा। यस सर। इसका मतलब है कि सही जो योग्यता होता है वो तभी बाहर निकलता है जब उसके लिए सही जगह मिले आदमी को। यस सर। जब तक आदमी को उसका सही जगह नहीं मिलता है, उसका योग्यता कभी बाहर नहीं आता है। योग्यता को बाहर करने के लिए, अपने एक्सपीरियंस को निखारने के लिए आदमी को एक सही जगह मिलना बहुत जरूरी होता है। यस सर। अगर आज आपको मिला है तो बड़ी अच्छी बात है, और मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब मानता हूँ कि जो जगह मुझे चाहिए अपने एक्सपीरियंस को बाहर करने के लिए, अपने आप को निखारने के लिए, वो ग्लोबल क्लोरोबेटस ने मुझे दिया था। और जिस प्रकार से आज आपको किसी ने मौका दिया यहाँ बैठने का, ठीक आज से कुछ साल पहले जितेंद्र कुमार मोदी को भी ठीक आपकी तरह किसी ने फ़ोन पे बुलाया था, और मैं ग्लोबल क्लोरोबेटस में काम करने के लिए नहीं आया था। मैं ग्लोबल क्लोरोबेटस में अपने घर से पहले 22 रिश्तेदार था, 22 फैमिली था हमारा, लेकिन अब हम 24 हैं। 24 आदमी हैं जो हमारे घर से हैं इस ग्लोबल क्लोरोबेटस में। जैसे में चचेरा भाई, फुफेरा भाई, मसेरा भाई, अपना भाई, जीजा, साला, मामू, मामी, ऐसे 24 लोग हैं जो हम ग्लोबल क्लोरोबेटस को फुल टाइम देते हैं। आप लोग नाम सुने होंगे, राजेश मोदी, प्रकाश मोदी, मुकेश गुप्ता, पंकज मोदी, जितेंद्र मोदी, ऐसे 24 परिवार हैं जो हम लोग ग्लोबल क्लोरोबेटस को फुल टाइम देते हैं।
मुझे इस ग्लोबल कलर जैसे आपको बुलाया गया कि आपको एक काम करना है, मुझे ऐसे नहीं बुलाया गया था। मुझे बुलाया गया था कि आपको घूमने के लिए आना है, क्योंकि मैं दिल्ली जैसे शहर में मैनेजमेंट का स्टूडेंट था और मुझे बुलाया गया था यहाँ पे घूमने के लिए। जब मैं छुट्टी में आया हुआ था, दुर्गा पूजा का टाइम था, घर आया हुआ था और मुझे बुलाया गया था इसी धन्यवाद से कि आप हमारे यहाँ एक बार आओ। जैसे मैं प्रकाश मोदी नाम सुने होंगे कभी आप? पिछले महीने का चेक उसका 5,26,000 का है। मुझे बुलाया था कि आप घूमने के लिए आ जाओ। धनबाद एक बड़ा अच्छा शहर है, मैं कभी आया नहीं था, मुझे बुलाया गया था कि आ जाओ घूमने के लिए। मैं एक दिन के लिए आया था यहाँ घूमने के लिए, एक दिन के लिए, और 3 साल से यही है हम। मुझे एक दिन के लिए बुलाया गया था ग्लोबल में। एक ग्लोबल में नहीं बुलाया गया था, सिर्फ घूमने के लिए। जैसे मेरा रिलेशन था, वो मेरे मौसी का बेटा थे जिन्होंने मुझे एक दिन के लिए बुलाया था कि आओ घूम फिर के चले जाना, और मैं 3 साल से यहीं घूमते हूँ, 3 साल से घूम ही रहा हूँ धनबाद को। अब थोड़ा आप समझिए कि एक परिवार का अगर 24 आदमी, मोदी परिवार से हम लोग 24 आदमी अगर ग्लोबल क्लोरोबेटस को फुल टाइम दे रहे हैं, तो कहीं ना कुछ तो मैंने देखा होगा। अगर नहीं देखा होता तो कहते हैं एक लोग पागल हो सकता है, 5 लोगों को दिमाग नहीं हो सकता, 24 के 24 लोग पागल नहीं होगा। एज ए जितेंद्र कुमार मोदी पढ़ाई लिखाई के मैटर में अकाउंट ऑनर्स और बिजनेस मैनेजमेंट किया हुआ है। शायद आप जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, शायद मैं किसी से कम पढ़ा लिखा नहीं हूँ। इसके बावजूद भी अगर हम अपने फ्यूचर को, अपने करियर को अगर हमने ग्लोबल क्लोरोबेटस में डिसाइड किया, तो इसका मतलब है मैंने कुछ ना कुछ तो देखा होगा। अगर नहीं देखता तो शायद हम अपना फ्यूचर ग्लोबल में डिसाइड नहीं करते। क्योंकि हमारे पिताजी हमको मैनेजमेंट कराने में दिल्ली में 3 साल में 4 साल का कोर्स था, 1 साल तो यहीं बीत गया। 3 साल के दरमियान में नहीं कुछ तो कम से कम 5 लाख रुपए हमारे पीछे खर्च किया था। इसके बावजूद भी अगर हमने ग्लोबल को डिसाइड किया तो कुछ ना कुछ तो देखा होगा। अब जिस चीज को हमारी आंखें देख पाता है, आप कोशिश करो कि वो आंखें आपके पास आए ताकि आप ग्लोबल क्लोरोबेटस में अपने फ्यूचर को देख पाएं। आप कहते हैं आदमी को कोई चीज खराब तभी लगता है जब उसका भविष्य वो जानता नहीं है। समझ में आ रहा है बात? जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, तो हमारे देश को चलाने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ने लगा, क्योंकि जितना भी जगह में डीसी, बीडीओ, सीओ, डीएम, कलेक्टर, आईपीएस, बीपीएस जो भी लोग था, वो अंग्रेज के लोग हमारे ऊपर शासन करता था। जब वो छोड़ के गए, सारे पद खाली हो गया, तो सरकार ने, हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने, जो वरिष्ठ लोग थे, जो अच्छे लोग थे, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया था कि आप हमारे इस जगह पे आकर के हमारे इस काम को संभालो। वहाँ पे 3 लोगों को मौका दिया गया था। एक आदमी वो था जिसको बुलाया गया, वो किया और करके कुछ दिन बाद छोड़ दिया। एक आदमी वो था जिसको बुलाया गया, वो नहीं गया। एक आदमी वो था जो किया और करते रह गया। आज आपको पता है जिसने फ्यूचर को देखा सबसे अच्छा वही है, जो किया और करते रह गया सबसे अच्छा वही है ना। आज जो किया या करके छोड़ दिया वो अच्छा है, वो रोता है। आज हमारे अनुसार से वो रोता है। इसलिए आदमी को अनुभव होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अनुभव से ही आदमी अपने करियर को, अपने फ्यूचर को देख पाता है। किसी भी जगह में, मैं ग्लोबल क्लोरोबेटस की बात नहीं कर रहा हूं, ऑलरेडी एनीबॉडी, किसी भी जगह की बात किया जाए तो अनुभव एक ऐसा चीज है जो आदमी दूर देख सकता है। बिना अनुभव का आदमी को जहां खड़ा रहता है वहां भी दिखाई नहीं देता। अनुभव रहने से आदमी दूर देखता है। आपको मैं एक छोटी सी पहले कहानी समझाता हूँ, फिर मैं आगे बात करूंगा आपसे। मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 घंटा अगर आपके साथ आया हूँ, आपके बीच आया हूँ, तो आपको जरूर सबसे बेहतर देके जाऊँ। और आप हमारा बात यहाँ से नहीं सुनेंगे, क्योंकि यहाँ मेरा बात असर नहीं करता किसी को, जिसको भी करता है यहाँ असर करता है। इसलिए आप हमारी बात को यहाँ से सुनेंगे। एक बार की बात है दोस्तों, एक जंगल में कैंपस चलता था। राजा का एक कैंपस चलता था। कैंपस में क्या होता था, वहां पे राजा का जो कैंपस था, वहां पे जानवरों को पाला जाता था। जानवरों को पाला जाता था, जानवरों को
क्या कहते हैं ना कि अच्छे तरीके से परवरिश किया जाता था। जानवर को राजा खाना खर्चा सारा कुछ जानवर को दिया जाता था, वो राजा के तरीके से चलता था। राजा का कैंपस था, उस कैंपस के अंदर में बहुत प्रकार के जानवर थे। घोड़ा था, बैल था, गधा था, बकरी था, मतलब कहते ना शेर था, भालू था, बंदर था, सभी प्रकार के जानवर को राजा क्या करता था, परवरिश करता था। राजा के अरबों खरबों की संपत्ति थी, वो 10 लाख 20 लाख हर महीने में खर्च कर देता था जानवरों की परवरिश करने में, उससे उसको फायदा भी था। यह प्रक्रिया काफी अर्जे से चलते हुए आ रहा था, यह प्रक्रिया काफी समय से राजा के साथ चलते हुए आ रहा था। राजा जो भी जानवर को परवरिश करता था, जिस भी जानवर को रखता था, उसको खाना बना करके वो खिलाता था। यस सर। समझ में आ रही है बात? यस सर। खाना को बना करके खिलाता था राजा। ये प्रक्रिया बहुत वर्षों से, बहुत अर्जे से चलते हुए आ रहा था। एक दिन उस कैंपस के अंदर बहुत सारा बंदर था और बंदर लोगों ने एक दिन एक मीटिंग रखा। बंदर लोग आपस में एक मीटिंग रखा। उसका सबसे तेज तराक जो बंदर था, उसने क्या किया, सारे बंदरों को एक जगह बुलाया और उसने एक मीटिंग रखा। उस मीटिंग में वो बंदर कहता है कि सारे बंदर को, जैसे सारे को बैठा करके वो समझाता है कि हम लोगों के ऊपर एक भयंकर तूफान आने वाला है। वो जो तेज तराक बंदर था, जिसके पास ज्ञान था, वो कहता है कि हम लोगों के ऊपर एक भयंकर तूफान आने वाला है और उस तूफान में हम सब लोग मारे जाएंगे। सारे बंदर सोचने लगा कि ऐसा क्या हो गया हम लोगों के साथ कि हम सब के सब लोग मारे जाएंगे, ऐसा क्या हो गया। किसी ने सवाल किया, उस अनुभव बंदर जो था, जिसके पास जानकारी था, उससे सवाल किया कि ऐसा क्या हो गया कि हम सब के सब लोग मारे जाएंगे, ऐसा क्या हुआ आखिर। तो वो जो बंदर के पास अनुभव था, वो समझाता एक बात कि इस कैंपस में हम लोग रोज आराम से खाना खाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये खाना हमारे किसी किचन में बनता है। ये खाना किसी किचन में बनता है और हम लोग इस टहनी पे जो बैठते हैं, सारे लोग इस टहनी पे बैठते हैं। आप लोगों को कुछ दिखाई देता है रोज? सारे बंदरों ने ना कह दिया कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता, मैं खाता पीता मगन रहता हूं। लेकिन वो जो जिसके पास अनुभव था, वो कहता है मुझे एक बहुत बड़ी घटना रोज घटित होते हुए दिखाई देता है। एक घटना हमारे नजरों के सामने रोज घटित होते हुए मुझे क्या होता है, दिखाई देता है। किसी ने फिर सवाल किया, ऐसा क्या घटना होता है जो आपको रोज दिखाई देता, हम लोग देख नहीं पाते। वो अनुभव जिसके पास था, वो बंदर उसको समझाता है कि जब हम लोग इस टहनी पे बैठे रहते हैं, सामने में जो हमारा किचन है, जहां खाना बनता है हम लोगों को खिलाने के लिए, अच्छा अच्छा भोजन बनता है, जो बनाने वाला वहां आदमी है, वो जैसे खाना बना के निकलता है, उसके बगल में बकरी बांधने वाला घर है और बकरी का 2-3 बच्चा रोज क्या होता है, घुस के खाने में जाकर के मुंह लगा देता है रोज सुबह शाम। जब वो खाने में मुंह लगा देता है, जब बाहर से अंदर वो किचन वाला हलवाई आता है, खाना बनाने वाला आदमी, तो वो क्या करता है, बच्चे को किचन से निकालता है बाहर। बकरी के बच्चे को किचन से क्या करता है, बाहर निकालता है। और बाहर वो बोल के नहीं निकालता है। जब वो बकरी का बच्चा किसी भी चीज को खाते रहता है, तो वो किचन वाला आदमी जो खाना बनाता है, वो क्या करता है, उसको जो मिलता है किचन के अंदर, वो उठा के फेंक के उसको मार देता है भगाने के खातिर। वो अनुभव जिसके पास था बंदर, वो बंदर सबको समझा रहा था कि उसको जो भी मिलता है वो क्या करता है, उसको उठा करके उसको मार देता है भगाने के लिए। अगर किसी दिन जो वो समझा रहा था, ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं था, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। वो अनुभव वाला बंदर कहता है अगर किसी दिन हलवाई को बकरी के बच्चे को भगाने के लिए, क्योंकि रोज का उसका आदत है, अगर किसी दिन बकरी के बच्चे को भगाने के लिए अगर उसको कुछ नहीं मिला उसको मारने के लिए, और अगर जलते हुए चूल्हे वाली लकड़ी को अगर खींच के वो मार दिया, तो बकरी के बच्चे के बाल में आग लग जाएगा। और अगर बकरी के बच्चे के बाल में आग लगा, बकरी का बच्चा दौड़ता हुआ बिचाली का खरपतवार का ढेर में जाएगा, वो लोटपोट होगा, उसकी आग तो बुझ जाएगी, लेकिन बिचाली का ढेर में आग लग जाएगा। अगर बिचाली के ढेर में आग लगा, उसके बगल में घोड़शाला है, घोड़शाला जलना शुरू हो जाएगा। अगर घोड़शाला जला तो उसमें राजा का सबसे प्यारा सवारी घोड़ा जल जाएगा। और अगर घोड़ा जला, राजा को पता चला, राजा वैद्य को बुलाएगा घोड़े को ठीक करने के लिए। वैद्य कह देगा
कि अगर घोड़े के जख्म को बहुत जल्दी ठीक करना है, घोड़े को बचाना है, तो बंदर की चर्बी लगाना पड़ेगा। राजा आदेश दे देगा सारे सिपाहियों को कि जाकर के सारे बंदर को काट के चर्बी निकाल लो, घोड़े को ठीक करना, और हम सब के सब मारे जाएंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। लेकिन जो प्रक्रिया रोज घटित हो रहा था, उससे उसको लगा कि ऐसा हो सकता है। अगर किसी दिन बकरी के बच्चे को मारने के लिए अगर हलवाई को कुछ नहीं मिला और वो उठा के जलते हुए चूल्हे वाली लकड़ी को मार दिया, तो ऐसा हो सकता है। ऐसा कुछ हुआ नहीं था। सारे बंदरों को लगने लगा, यार ये क्या मजाक कर रहा है, ऐसा थोड़ी कभी हो सकता है। और कहते सबसे बुद्धिमान आदमी वही होता है जो चूने के बाद नहीं छाड़ता, चूने से पहले रिपेयरिंग कर देता है। चूने के बाद तो सबको छाड़ने का आदत है, फूट जाता है उसको सबको बांधने का आदत है। अगर फूटने से पहले अगर कोई रिपेयरिंग कर दे, उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं हो सकता। एक बात आपको जानकारी होना चाहिए, सारे बंदरों ने उसके बात को इग्नोर कर दिया। कोई मजाक उड़ा दिया, कोई उसको गलत कह दिया, कोई गाली दे दिया, सारे बंदरों ने इग्नोर कर दिया। इसलिए इग्नोर कर दिया क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं हुआ था कभी। सारे बंदर उसकी बात को इग्नोर करके उसी कैंपस में रह गया, और वो बंदर जिसके पास अनुभव था वो कैंपस को क्या किया, छोड़ दिया। उसने कैंपस को छोड़ दिया। सबको समझाया तक सब लोग चलो जंगल में यहां से दूर निकलते हैं, अपना खाना खुद तैयार करके खाएंगे, लेकिन किसी ने नहीं माना और वो सबको छोड़ करके अकेले वहां से निकल गया। फिर वही प्रक्रिया बीत रहा था, वही समय बीत रहा था, जो रोज का प्रक्रिया था वो आज भी चालू था। एक दिन ठीक उसके सोचने के मुताबिक हलवाई खाना बना के किचन से बाहर निकला, बकरी का बच्चा फिर घुसा। उस दिन उसको मारने के लिए कुछ नहीं मिला, वो चूल्हे वाली लकड़ी को खींच के मार दिया। एक दिन ठीक उसी के सोचने के अनुसार, उसी के सोचने के अनुकूल वही घटना घटित हुआ। बकरी के बच्चे को खींच के चूल्हे वाली लकड़ी से मार दिया। बकरी के बच्चे के बाल में आग लग गया। अपनी आग को बुझाने के लिए बकरी का बच्चा दौड़ते हुए खरपतवार की ढेर में गया। वो लोटपोट होता है, आग तो उसकी बुझ गई, लेकिन खरपतवार का गर्मी का टाइम था, उसके बिचाली में बहुत जोर का आग लग गया। जैसे ही आग लगा, वहां का बिचाली जलना शुरू हो गया। जैसे बिचाली जला, उसके बगल में घोड़शाला था, घोड़ा जलना शुरू हो गया। राजा को जब इस बात का पता चला कि घोड़शाला में आग लग गया, घोड़ा जल गया, राजा दौड़ते हुए आया और वैद्य को बुलाया, क्योंकि घोड़ा को ठीक करना था, क्योंकि राजा का सबसे मेन सवारी पूरे कैंपस के अंदर में घोड़ा ही था। राजा जैसे ही वैद्य को बुलाया, वैद्य कहता है कि घोड़ा के जख्म को ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर जल्दी ठीक करना है, घोड़ा को बचाना है, घोड़ा को ठंडा महसूस हो जलन से, तो आपको बंदर की चर्बी लाना ही पड़ेगा अगर आप चाहते घोड़ा को बचाने के लिए। राजा आदेश दे दिया, कैंपस में जितना भी बंदर है सबको पकड़ के काट के चर्बी निकाल लो। ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऐसा घटना कुछ भी घटित नहीं हुआ था। उससे कितने महीने कितने दिन पहले कोई जानता था कि ऐसा भी हो सकता है। कितने महीने कितने दिन पहले ऐसे बड़े सारे थे, कुछ लोग था जो जिसको अनुभव हो गया था, जो जान गया था कि ऐसा भी हो सकता है, और उसके बारे में उसको आगाह किया गया था, उसके बारे में उसको समझाया गया था कि अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा फ्यूचर यहां जाएगा, अगर ऐसा तुम करोगे तो तुम्हारा फ्यूचर यहां जाएगा, उसको समझाया गया था। लेकिन जिसने फ्यूचर को देख पाया, भविष्य को परख पाया, वो बचा है, वो अभी भी जिंदा है, वो बंदर बच गया। लेकिन जिसने अपने भविष्य को परख नहीं पाया, जिसने घटना को नजरअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया, वो बचा नहीं, वो जिंदा काटा गया था। समझ में आ रही है बात? yes, सबसे बुद्धिमान आदमी वही होता है जो फ्यूचर को देख सकता है। कहते हैं इतिहास आदमी को खुद लिखना पड़ता है, और दुनिया में इतिहास वही लिखता है जो अपने फ्यूचर को खुद देखता है। जो अपने फ्यूचर को खुद से देख नहीं सकता, वो दुनिया में इतिहास नहीं लिख सकता। अगर आपको दुनिया में कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़े कारनामों को अंजाम देना है, तो आपको भविष्य देखना पड़ेगा। एक दिन में पॉसिबल नहीं है, एक दिन में पॉसिबल नहीं है। एक दिन में कुछ नहीं होता, 2 दिन में कुछ नहीं होता, 10 दिन में कुछ नहीं होता है। वक्त लगता है उसके लिए, उसके लिए वक्त लगता है।
जिस चीज के लिए लड़ाई 1857 में शुरू हुआ था वो 1947 में खत्म हुआ। 100 साल वक्त लगा, 100 साल। 100 साल में कितना आया और कितना चला गया, लेकिन कोशिश लगातार जारी था किसी चीज का। 100 साल बाद मिला उसको कामयाबी। जिसने फ्यूचर को देखा था कि आज ना कल भविष्य ऐसा है, जिसने भविष्य को देखा था कि आज ना कल ऐसा भविष्य है, हम गुलामी से आजाद हो जाएंगे, जिसने फ्यूचर को देख लिया था, वो उसके ऊपर 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 100 साल काम किया। एक ना एक दिन वो बाहर आ गया, एक ना एक दिन उसको वो चीज मिल गया। आप जिस भी काम को करते हैं, जहां भी करते हैं, आप देखो कि आपका फ्यूचर कहां है उसमें। 2 वक्त का रोटी तो उसको भी नसीब होता है जो चौराहे पे पड़ा हुआ पागल है। वो कुछ नहीं करता, सारा दिन इधर उधर घूमते रहता है, इसके बावजूद भी क्या भूखे रहता होगा वो? नो सर। हेलो, भूखे रहता होगा? नो सर। अगर 2 वक्त का रोटी उसको भी नसीब हो रहा है और हम भी 2 वक्त की रोटी के लिए रोज काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है। क्या गलत बोल रहा हूं? नो सर। आप फ्यूचर को देखिए। हम कोई जादू टोना या स्कीम नहीं करते कि आपके पीछे लगा दें, आप 5 महीना में करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको खूबसूरत आकार लेना है तो तपना पड़ेगा, क्योंकि वही लोहा सबसे खूबसूरत आकार लेता है जो लोहार के मुताबिक तपता है। इतना खूबसूरत ड्राम में आज पानी तभी रखा रहा है जब कभी ये भी आग में गला है, तभी इतना खूबसूरत आकार इसको मिला है। अगर आग में ये नहीं गलता गलाने वाले के मुताबिक, तो शायद इतना खूबसूरत आकार इसको नहीं मिलता। यस सर। आदमी को तपना पड़ता है। ग्लोबल क्लोरोबेटस कोई जादू टोना, कोई स्कीम नहीं है। 5000 कमाने के लिए आप में से बड़े सारे लोग होंगे जो वाकिफ होगा कि 5000 कैसे आता है। आप ग्लोबल क्लोरोबेटस में आने के बाद 4 महीना, 2 महीना, 1 महीना टाइम आपका बीता है, आप 50,000, लाख और 5 लाख का ख्वाब देखते हैं। आपको याद होना चाहिए कि 5000 कमाने के लिए सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कैसे मेहनत करते थे। आप 50,000 का ख्वाब देख रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? थोड़ा समझना होगा आपको। एक बात आप 100% मुझसे लिखित ले लो कि जो जगह आपको यहां मिला है कहीं नहीं मिल सकता आपको। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि जितना आपको सुबह शाम दिन रात 24 घंटा काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, कामयाब होने के लिए जितना यहां समझाता है आपको, शायद उतना आपके पिताजी भी आपको नहीं समझाया होगा। यस सर। आपको समझना पड़ेगा, आपको विश्वास रखना पड़ेगा किसी पे। आपको मैं एक छोटा सा कहानी समझाता हूं। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा मतलब समझते हैं सब लोग? यस सर। वो राजा बड़ा ज्ञानी था, बड़ा एक्सपीरियंस था उसके पास, लेकिन वो किसी भगवान पे बिलीव नहीं करता था। उसको लगता था सब कुछ ढोंग है, कोई भगवान नहीं है दुनिया में, सब कुछ को उसको गलत लगता था। और ज्यादातर उसको, उस राजा को वो आदमी गलत लगता था जो भगवान के बारे में उसको कुछ समझाता था। क्या करता था? समझाता था। जैसे में कोई साधु संत महात्मा फकीर भिखारी, उसको बड़ा ढोंग लगता था। उसको लगता था कि कोई भी आदमी साधु संत महात्मा फकीर भिखारी हमारे पास आता है, 2-4 प्रवचन भगवान का हमको समझा जाता है, हमारे पास से बहुत कुछ ठग के चला जाता है, लूट के चला जाता है। उसको ऐसा लगता था। इसीलिए धीरे धीरे क्या होता था, उसका बिलीफ धीरे धीरे उठता चला गया। उसके राज्य के हर गांव में, हर शहर में हर लोग जान चुका था कि राजा सब कुछ को मानता है, लेकिन भगवान के किसी बात को मानता नहीं है। ये बात काफी अर्जे से चलते हुए आ रहा था, काफी समय से। ये बात पूरे राज्य में राजा का आग की तरफ फैल चुका था। बड़ा क्या कहते हैं, राजा बड़ा आश्चर्य में रहता था, जनता बड़ा आश्चर्य में रहता था कि जिसके पास इतना दौलत है वो भगवान को नहीं मानता। बड़ा सब आश्चर्य में रहता था। ये समय, ये प्रक्रिया काफी अर्जे से, काफी समय से बीतते हुए आ रहा था। एक दिन उसी राजा के राज्य में कोई फकीर रहा करता था जो राजा से मिलना चाहा। जिस राजा के राज्य में ये प्रक्रिया चल रहा था, ये बात चल रहा था, उसी राजा के राज्य में फकीर रहा करता था काफी दूर एक गांव में। उसने एक दिन फैसला किया कि मुझे राजा से एक दिन मिलना है। क्या करना है? मिलना है एक दिन राजा से।
वो राजा से मिलने की आस लेकर के, राजा से मिलने का उम्मीद लेकर के वो फकीर ने क्या किया, राजा के दरवाजे पे चल दिया, राजा के दरबार पे चल दिया। फकीर जैसे ही राजा के दरबार में पहुंचा, ये राजा का दरवाजा था, जैसे ही यहां पहुंचा तो राजा के मेन दरवाजा पे वॉचमैन खड़ा था, गेटमैन खड़ा था, आप कह सकते हैं गेट कीपर खड़ा था, जो राजा के गेट का रक्षा करता था, हर आने जाने वाले पे ध्यान रखता था। जैसे ही राजा के दरवाजे पे वो फकीर पहुंचा, फकीर कहता है उस वॉचमैन से कि आप राजा से जाके कह दो कि आपसे कोई फकीर मिलना चाहता है। राजा सिंहासन लगा के बैठा हुआ था, सबसे ऊपर वाली कुर्सी पे राजा सिंहासन लगा के बैठा हुआ था। वो वॉचमैन जाता, कहता है महाराज कोई फकीर बाबा आपसे मिलना चाहते हैं। राजा कह देता है तुरंत कि जाकर के कह दो कोई फकीर वकीर से मुझे मिलना नहीं है, क्योंकि राजा को लगने लगता है फिर वही कोई आएगा, हमें समझाएगा, भगवान भगवान के प्रवचन देगा, कुछ ना कुछ लूट ढगर के मेरे यहाँ से ले जाएगा, चला जाएगा। फिर वो वॉचमैन आता है, कहता है महाराज फकीर बाबा आपसे महाराज नहीं मिलना चाहते। फिर दूसरी बार फिर सुबह फकीर फिर कहता है वॉचमैन से कि एक बार और जाके कह दो राजा से कि आपसे फकीर मिलना चाहता है। फिर जाता है वॉचमैन, कहता है महाराज आपसे फकीर मिलना चाहता है। फिर राजा का वही आवाज आता है कि कह दो कि मुझे मिलने का टाइम नहीं है या तो मैं मिलना नहीं चाहता। ये फकीर बार बार संदेश उसको भेजता था मिलने के लिए, लेकिन वो इग्नोर कर देता था। ये प्रक्रिया 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन से चल रहा था ये प्रक्रिया। फकीर रिक्वेस्ट भेजता था, राजा उसको इग्नोर कर देता था, मना कर देता था। एक दिन बड़ा हताश और निराश होकर के 10 दिन बाद 11वां दिन फकीर कहता है कि वॉचमैन साहब आप एक बार राजा से आखिरी बार जाके कह दो कि फकीर आपसे 1 मिनट के लिए मिलना चाहता है, सिर्फ 1 मिनट के लिए। वो वॉचमैन भी बड़ा उदास हताश निराश हो गया था, बार बार संदेश पहुंचा करके ला करके। इस बार जाता है, कहता है महाराज वो फकीर 1 मिनट आपसे मिलना चाहता है, 1 मिनट मिलने के खातिर 10 दिन से भूखे प्यासे हमारे दरवाजे पे बैठा हुआ है, 1 मिनट सिर्फ मिल लीजिए आप उससे। बड़ी मन्नत दुआ और कामना करने के बाद राजा फकीर से मिलने के लिए तैयार हो गया। जैसे राजा फकीर से मिलने के लिए तैयार हुआ, राजा कहता है बड़े आदर और सत्कार के साथ उनको लेके आओ। राजा का आदेश का पालन करके वो वॉचमैन बड़े आदर और सत्कार के साथ फकीर बाबा को लाया और जहां राजा सिंहासन लगा के बैठा हुआ था उसके नीचे में फकीर को बिठा दिया। जैसे नीचे में फकीर बैठा, कहता है फकीर, राजा कहता है फकीर को कि महाराज कहिए क्यों मिलना चाहते थे आप मुझसे। फकीर कहता है महाराज मैं इस दरगाह से होकर के गुजर रहा था, मुझे लगा आपको दुआ थोड़ा दे के जाना चाहिए अल्लाह का, भगवान का, इसीलिए मैं आपसे मिलना चाह रहा था। राजा फिर गुस्सा होकर कहता है महाराज आप जानते हैं कि फकीर बाबा आप जानते हैं कि मैं किसी भगवान की बात पे बिलीव नहीं करता, इसके बावजूद भी, इतना जानने के बावजूद भी फिर आप वही बात लेके आए हैं मेरे पास, इसीलिए मैं आपसे मिलना नहीं चाह रहा था। फकीर कहता है नहीं महाराज मैं सोचा आपको दुआ दे के जाऊं भगवान का, इसीलिए मुझे लगा आपसे मिलना चाहिए, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। राजा कहता है नहीं मुझे किसी का दुआ नहीं चाहिए, मैं किसी भगवान को नहीं मानता, क्योंकि मैं कुछ सवाल का जवाब बरसों से ढूंढते आ रहा हूं भगवान के लिए, लेकिन आज तक किसी में औकात नहीं हुआ, किसी फकीर भिखारी मौलाना या पंडित में इतना पावर नहीं हुआ कि वो मेरे सवाल का जवाब दे सके ताकि मैं भगवान को मानूं। इसीलिए मैं भगवान की बात सुनना मानना चाहता नहीं चाहता। फकीर कहता है महाराज आप जिस सवाल का जवाब बरसों से ढूंढते आ रहे भगवान के लिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको दे के जाऊं, लेकिन आप भगवान का प्रसाद लेके आओ, आप ले तो लीजिए। राजा फिर गुस्सा में कहता है मैं आपको कह दिया ना, मुझे भगवान की किसी बात को नहीं सुनना, किसी बात को नहीं मानना। अगर आपको लगता है कि भगवान को मैं मानूं, भगवान पे बिलीव करूं, भरोसा करूं, तो मेरा कुछ सवाल है, अगर आप जवाब दे देते हैं तो मैं भगवान को 100% मानना शुरू कर दूंगा। फकीर कहता है महाराज आप सवाल कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके जवाब को आपको दे के जाऊं। राजा कहता है कि मेरा कुछ सवाल है कि अगर भगवान इस दुनिया में है तो उससे पहले कौन है। राजा का सवाल रहता है कि अगर भगवान इस दुनिया में है तो उससे पहले कौन है? अगर भगवान इस दुनिया में है तो वो दिखाई क्यों नहीं देता। राजा का दूसरा सवाल था कि अगर भगवान इस दुनिया में है तो वो दिखाई क्यों नहीं देता, और अगर भगवान इस दुनिया में है तो वो करता क्या है। ये 3 सवाल था राजा का, जो फकीर के सामने क्या कर दिया, रख दिया।
कि अगर भगवान इस दुनिया में है तो उससे पहले, अगर भगवान इस दुनिया में है तो वो दिखाई क्यों नहीं देता, अगर भगवान इस दुनिया में है तो वो करता क्या है। अगर आप हमारे इस सवाल का जवाब दे देते हैं, राजा कहता है फकीर से, तो मैं भगवान को आज से 100% मानना शुरू कर दूंगा। फकीर कहता है महाराज अगर आपके सवाल का जवाब आपको चाहिए तो मुझे 100 हीरे का मोती चाहिए। राजा को फिर लगने लगता है कि वही बात है, मैं जानता था कुछ ना कुछ प्रवचन समझाएगा और कुछ ना कुछ लूट ढंगर के हमारे यहाँ से ले जाएगा। क्योंकि राजा के साथ ये प्रक्रिया वर्षों से चला आ रहा था। राजा को लगने लगता है जो बात में सोचता था वही बात है, लेकिन राजा एक बात सोच लिया था, एक बात का विचार कर लिया था कि आज हमारे दरवाजे पे किसी फकीर महात्मा भिखारी का सबसे आखिरी दिन होगा। वो सोच लिया था एक बात को कि आज हमारे दरवाजे पे किसी साधु संत महात्मा फकीर भिखारी का आखिरी दिन होगा। यही सोच करके उसने फकीर को अंदर बुलाया था। बड़े सोच विचार करके राजा अपने सीने पे पत्थर रख करके मंत्री को आदेश दिया कि मंत्री जाकर के फकीर बाबा के लिए 100 हीरे का मोती गिनती करके लेके आओ। राजा का आदेश का पालन करते हुए उसका मंत्री जाता है और अलमारी में से 100 हीरे का मोती गिनती करके लाके एक पोटली में फकीर के सामने रख देता है। जैसे फकीर के सामने 100 हीरे का मोती का पोटली रखाता है, फकीर उस मोती के पोटली को 1 मिनट तक लगातार देखते रहता है। 1-2 मिनट लगातार देखने के बाद फकीर कहता है राजा साहब क्या इसमें 100 हीरे का मोती है। तुरंत राजा सवाल करता है मंत्री से कि मंत्री कितना मोती लाए हो। मंत्री कहता है महाराज इतना अनुभव है तो कि इतना तो अनुभव है कि 100 मोती को गिनती कर सकता हूं मैं 100 आपने बोला था, मैं 100 गिनती करके लाया हूं इस पोटली में, आप चाहो तो गिनती कर लो। फकीर फिर उस मोती को 1 मिनट तक और कंटिन्यू देखता है, फिर कहता है महाराज मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि इसमें 100 मोती है, आप मुझे गिन के बताओ इसको, आप मुझे गिनती करके बताओ मेरे सामने। मंत्री को आदेश देता है, मंत्री फकीर के सामने मोती को क्या करता है, गिनने शुरू कर देता है। जैसे फकीर पोटली से मोती को निकालता है, गिनना शुरू करता है 1 2 3 4 5 6, जैसे 6 से 7 जाता है, फकीर कहता है रुको लगता है कुछ गलती हो गया, कुछ छूट गया, फिर से गिनती करो। मंत्री कहता है नहीं महाराज अभी 7 तक गिनती की, 7 ही 7 में, बाकी 7 में कुछ गलती नहीं हुआ, कुछ नहीं छूटा है। फकीर कहता है नहीं मुझे लग रहा है कुछ छूट गया, फिर से गिनती करो। फकीर के कहने के मुताबिक फिर देता सारा मोती को एक जगह कर, फिर से दोबारा मंत्री गिनना शुरू करता है, फिर गिनना शुरू करता है 1 2 3 4 5 6, जैसे 6 तक जाता है फिर फकीर कहता है रुको लगता है फिर कुछ गलती हो गया, फिर कुछ छूट गया है, फिर से गिनती करो दोबारा। मंत्री कहता है क्या महाराज आप ऐसे बोल रहे हैं, अभी कुछ गलती नहीं हुआ, अभी 6 गिनती की है, 6 ही 7 में, बाकी 7 में कुछ नहीं छूटा है, 1% का भी गलती नहीं है, कुछ नहीं भूले हम। फकीर कहता नहीं मुझे लग रहा है कुछ गलती हो गया, फिर से गिनती करो आप। मंत्री फिर वही बात कहता है महाराज गलती नहीं हुआ, आप बोलिए तो सही। फकीर फिर कहता नहीं कुछ गलती हुआ, फिर से दोबारा गिनती करो आप इसको। फिर सारे मोती को एक जगह करके फिर से मंत्री राजा का गिनना शुरू करता है, फिर गिनता है 1 2 3 4, जैसे इस बार 4 तक गिनती करता है, फिर फकीर कहता है फिर कुछ गलती हो गया, फिर से दोबारा गिनो। जैसे इस बार कहता है कि फिर से गलती हो गया, फिर से दोबारा गिनो, राजा इस बार गुस्सा हो जाता है। राजा कहता है क्या महाराज आप नौटंकी लगा रखे हैं, अभी 4 तक गिनती किया, मेरा मंत्री 40 साल से नौकरी कर रहा है हमारे यहाँ, आज तक कोई गलती नहीं किया और ये गिनने में गलती कर देगा, कोई गलती नहीं किया है। फकीर कहता है नहीं महाराज कुछ छूट गया, कुछ भूल गया, कुछ गलती हो गया, फिर से गिनती करके बताओ। इस बार राजा गुस्सा करके मंत्री से 100 हीरे का मोती कहता है मैं खुद गिनती करूंगा, और 100 हीरे का मोती राजा क्या करता है मंत्री के हाथ से ले करके फिर से गिनती करना क्या करता है शुरू करता है। जैसे राजा अपने हाथ में मोती लेता है, जैसे गिनती करता है 1, वैसे फकीर कहता है रुको राजा फिर लगता है कुछ गलती हो गया, तुम छूट गए हो, कुछ भूल गए हो तुम। राजा कहता है महाराज आप पागल हो गए, अभी तो 1 ही गिनती की, अभी 1 में क्या गलती हो सकता है, 1 में क्या भूल सकते हैं हम, 1 से पहले कुछ नहीं होता है। फकीर जैसे कहता है राजा कि 1 से पहले कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं भूले। राजा को कहता है फकीर राजा तेरे पहले सवाल का जवाब मिल गया, जिस प्रकार से तेरी गिनती में 1 से पहले कुछ नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से इस दुनिया में भगवान से पहले कुछ नहीं होता है। किस प्रकार से इस दुनिया में तेरी गिनती में 1 से पहले कुछ नहीं आता, कोई अंक नहीं है, ठीक उसी प्रकार से इस दुनिया में भगवान से पहले कुछ नहीं है। तू कहता है ना तेरा पहला सवाल है कि भगवान इस दुनिया में है तो उससे पहले कौन है, जिस प्रकार से गिनती में 1 से पहले कुछ नहीं होता उस प्रकार से इस दुनिया में भगवान से पहले कुछ नहीं है। फकीर का पहला जवाब सुनकर के राजा बड़ा प्रसन्न होता है, बड़ा खुश होता है।
राजा को लगता है कि पहली बार कोई जवाब देके गया है, मेरा तमाचा कोई मेरे मुंह पे मार के गया है पहली बार। फकीर कहता है महाराज आपके सवाल का जवाब देने के लिए मैं 10 दिन से भूखा प्यासा आपके दरवाजे पे आपका इंतजार कर रहा था। 10 दिन से भूखा प्यासा आपके दरवाजे पे बैठा हुआ था, कुछ खिलाओ पिलाओ यार, 10 दिन से भूखे। राजा बड़ा खुश हुआ था। राजा कहता है फकीर बाबा आप आदेश दीजिए कि आप खाएंगे क्या, आप आदेश दीजिए कि आपको खाने में क्या चाहिए, क्या खाएंगे आप, मैं वही मंगवाऊंगा आपके लिए। फकीर कहता है नहीं राजा जो तुझे मंगवाना है मंगवा ले, मैं सब कुछ खा लूंगा। फिर राजा कहता है नहीं महाराज आप जो कहेंगे वही मंगवाया। ये ना हाँ का बड़ा देर तक प्रक्रिया चलते रहता है। फिर फकीर कहता है अच्छा महाराज आप एक काम करो, हमारे लिए 1 कटोरा दूध लेके आ जाओ, हमारे लिए 1 कटोरा दूध लेके आ जाओ, मैं उसी को पी के संतुष्ट हो जाऊंगा। राजा आदेश देता है मंत्री को कि मंत्री 1 कटोरा दूध लेके आओ फकीर बाबा के लिए। मंत्री जाता है, बड़े साफ सुथरा एकदम धो मांज के 1 कटोरा दूध ला करके फकीर के सामने रख देता है। जैसे फकीर के सामने दूध रखाता है, फकीर उस दूध को कंटिन्यू 2-4 मिनट तक देखते रहता है। 2-4 मिनट तक लगातार देखने के बाद राजा को कहता है फकीर कि महाराज इसमें दूध है। राजा कहता है हाँ महाराज आपने दूध बोला था, दूध ही मंगवाए हम। फकीर कहता नहीं महाराज हमको लग रहा है इसमें घी है। राजा तुरंत पूछता है मंत्री से कि मंत्री क्या लाके दियो फकीर बाबा को। मंत्री कहता है महाराज आपके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, हमको पहचान आता है कि दूध क्या है, दही क्या है और घी क्या है। हम दूध बोले आप मैं दूध ही लाके दिया हूँ, घी लाके नहीं दिया हूँ। राजा कहता है महाराज आपने दूध बोला था, दूध ही लाके दिया गया आपको। फकीर कहता है नहीं महाराज मुझे दिखाई दे रहा है कि घी है इसमें। फकीर कहता है मुझे दिखाई दे रहा है इसमें घी है। राजा कहता है नहीं महाराज इसमें आपने दूध बोला था, मैंने दूध ही मंगवाया है। फिर फकीर कहता है नहीं महाराज इसमें घी है, अगर मैं इसमें दही डाल दूं ये जम जाएगा, अगर इसको मथा जाए तो इससे घी बाहर निकल सकता है, लेकिन अभी दिखाई दे रहा नहीं है। तेरा दूसरा सवाल है राजा कि भगवान इस दुनिया में है तो वो दिखाई क्यों नहीं देता। जिस प्रकार से तेरे सामने इस दूध में घी रहते हुए तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक रोज सुबह शाम भगवान तेरे अगल बगल तेरे आस पास रहता है, लेकिन देखने के लिए जो आंख चाहिए वो तेरे पास नहीं है, इसलिए भगवान तुझको दिखाई नहीं देता। भगवान हर 24 घंटा हर सुबह शाम तुम्हारे अगल बगल मंडराते रहता है, अगल बगल में रहता है, लेकिन तुझको दिखाई इसलिए नहीं देता है क्योंकि देखने के लिए जो आंख चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं देता है। जिस प्रकार से तुम्हारे सामने अगर मैं चाहूं तो इससे घी निकल सकता है, लेकिन अभी तुमको दिखाई दे रहा नहीं है, ठीक उसी प्रकार से भगवान तुम्हारे चेयर के पीछे, तुम्हारे आगे, तुम्हारे अगल बगल हर रोज बैठता है, लेकिन तुमको दिखाई नहीं देता क्योंकि तुम्हारे पास वो आंख नहीं है। फकीर के दूसरे जवाब से राजा कितना खुश हुआ इसका एहसास नहीं हो सकता आपको। राजा बड़ा खुश हुआ फकीर के दूसरे जवाब से, राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। तो फकीर कहता है राजा तेरा दूसरा जवाब तो मिल गया है, लेकिन तीसरा जवाब देने से पहले मैं एक सवाल करना चाहूंगा तुमसे और तुझे उसका जवाब देना पड़ेगा। राजा पहली बार किसी से खुश हुआ था। राजा तुरंत कहता है कहिए महाराज आपका सवाल क्या है। राजा जैसे कहता है कि कहिए महाराज आपका सवाल क्या है, तुरंत फकीर कहता है कि अच्छा राजा एक बात बताओ कि इस दुनिया में सिखाने वाला कौन होता है। राजा तुरंत कहता है महाराज सबको ही जानता है कि इस दुनिया में सिखाने वाला गुरु होता है। यस सर। बोला इस बात को तुम मानते हो। बोला हाँ महाराज मानते हैं कि इस दुनिया में सिखाने वाला गुरु होता है। राजा कहता है कि फकीर बाबा मैं मानता हूं कि इस दुनिया में सिखाने वाला गुरु होता है। फकीर कहता है हाँ ये बात तो हकीकत है कि इस दुनिया में सिखाने वाला गुरु होता है, तो इसका मतलब है कि इतना देर से मैं तुझे सिखा रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं तुम्हारा गुरु हूं। राजा कहता है ऑफकोर्स महाराज, ऑफकोर्स फकीर बाबा आप हमारे गुरु हुए। कहता तुम्हें पता है कि जब मैं इतना देर से सिखा रहा हूं और तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, तो इसका मतलब है कि हमेशा गुरु ऊपर रहता है और चेला नीचे बैठता है। जैसे फकीर कहता है कि हमेशा गुरु ऊपर बैठता है चेला नीचे बैठता है, राजा क्या करता है अपने सिंहासन पे से उतर जाता है और फकीर को क्या करता है बैठा देता है। जैसे फकीर उसके सिंहासन पे बैठता है, कहता है राजा तेरे तीसरे सवाल का जवाब मिल गया। तू कहता है कि भगवान है इस दुनिया में, तो वो करता क्या है, वो यही काम करता है, रोज राजा को फकीर बनाता है और फकीर को राजा बनाता है, रोज उसका दूसरा कोई काम नहीं है। चौथा उसका रोज का काम यही है, फकीर को राजा बनाना और फकीर को राजा बनाना और राजा को फकीर बनाना, और तीसरा कोई काम नहीं है। तू कहता है कि भगवान अगर इस दुनिया में है तो वो करता क्या, वो रोज का काम उसका यही है, तीसरा चौथा कोई काम नहीं है। आपको लगता है कि राजा के सवाल का जवाब राजा को मिला? यस सर। फकीर कहता है रोज का काम भगवान का यही है, भगवान इस दुनिया में है तुझे मानना पड़ेगा, क्योंकि भगवान अगर इस दुनिया में नहीं होता तो जिस दिन तू जन्म लिया था इतना बड़ा था, आज शायद इतना बड़ा नहीं होता।
अगर भगवान इस दुनिया में नहीं होता तो तेरे आम के बगीचे में जो पेड़ लगा है वो एक छोटा सा गुठली डाला गया था, आज वो बहुत बड़ा वृक्ष का आकार नहीं लेता। अगर भगवान इस दुनिया में नहीं होता तो जब तू जन्म लिया था तुझे रोना भी नहीं आता था, आज तू इतने अच्छे तरीके से हमारे से बात नहीं कर पाता। अगर भगवान इस दुनिया में नहीं होता तो तू अपनी माँ के गर्भ में 9 महीना बड़े आराम पूर्वक से नहीं रहता। इसका मतलब है कि इस दुनिया में भगवान है। तुझे मानना पड़ेगा कि इस दुनिया में भगवान है, क्योंकि भगवान अगर इस दुनिया में नहीं होता तो छोटा सा बीज कभी बहुत बड़े वृक्ष का आकार नहीं ले सकता था। भगवान इस दुनिया में है, जरूरत है तुझे मानने का। क्योंकि जिस दिन तू जन्म लिया था तुझे एहसास नहीं था, मालूम नहीं था कि तेरे माँ बाप कौन है, तेरा घर परिवार कौन है। किसी ने तुझे विश्वास दिलाया, किसी ने तुझे एहसास दिलाया, किसी ने तेरे ऊपर बिलीव करवाया कि ये तुम्हारे माँ है, ये तुम्हारे पिताजी है, तुम्हारे भाई है। और आज उसके विश्वास की वजह से तुम एक अनजान आदमी को, एक अलग आदमी को तुम अपनी मम्मी पापा भाई बहन का दर्जा देते हो, सिर्फ विश्वास की वजह से। इसका मतलब है कि इस दुनिया में भगवान है। जरूरत है उसे मानने का। क्या करने का? मानने का। क्या करने का? मानने का। और विश्वास एक ऐसा चीज है, कहते हैं ना, मैं कोई हनुमान जी नहीं हूं कि आपको सीना फाड़ के दिखा दूं कि आगे क्या होने वाला है, या तो हमारे पास क्या है। आपको भरोसा करना होगा जिस जगह को आपने डिसाइड किया है, जिस जगह को आपने चुना है अपने कैरियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने समय के लिए। आपको विश्वास करना होगा कि जो जगह आपको मिला वो वाकई में 1 नंबर का जगह है। जरूरत है इस्तेमाल करने का। यस। क्या करने का? क्या करने का? इस्तेमाल करने का जरूरत है। आपको अगर 5 किलो चना मिल गया है, आप में से 2 आदमी को मिला है, एक आदमी रोप करके उस चना को करोड़पति बन सकता है, लेकिन एक आदमी उस चना को सामने रख करके अगरबत्ती जला करके करोड़पति नहीं बन सकता है। तो जो जिस जगह पे विश्वास के साथ जो प्रयोग लायक सामान होता है, अगर उसको प्रयोग किया जाए, उसका इस्तेमाल किया जाए, तो वो आदमी बहुत कुछ कर सकता है। आपको सिर्फ अनुभव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपको सिर्फ अनुभव होना चाहिए कि जो चीज आपको मिला है उसमें मैं बेहतर कैसे करूं। आपको एक बात का मालूम होना चाहिए, एक बात आपको जानकारी होना चाहिए कि दुनिया के किसी भी कोना में आप रहेंगे, किसी भी जगह में रहेंगे, कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। बिना किए तो नहीं रह सकते आप। चाहे दुनिया का किसी भी कोना में रहो, आप मंदिर में रहो, मस्जिद में रहो, खेत में रहो, खलिहान में रहो, चाहे जहां भी रहो, ऑलरेडी एनीबॉडी, किसी भी जगह में आप रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और करने की बात को आप छोड़ करके फिर से एक बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ग्लोबल क्लोरोबेटस में आने से पहले भी आप कुछ ना कुछ कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि आप निकम्मा थे, ऐसा नहीं था कि आप बैठे रहते थे। आप कुछ ना कुछ कर रहे थे, हर रोज करते थे। आप देख लो कि आपके ग्लोबल क्लोरोबेटस में आने से पहले 25 साल का जिंदगी कटा है, किसी का 20 साल कटा है, किसी का 18 साल कटा है, किसी का 30 साल कटा है। 30 साल आप क्या काम कर रहे थे, उसका क्या परिणाम आपके पास है, आप खुद देख लो बैठ के। हेलो सर। जब 30 साल कोशिश करने के बाद आप कोई परिणाम नहीं निकाल पाए बाहर, तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहां से जाने के बाद कोई परिणाम को आप बाहर कर पाएंगे। आपको एक वक्त मिला है, आपको एक टाइम मिला है, एक जगह मिला है जहां आप अपने आप का इस्तेमाल करके बहुत बेहतर कर सकते हो। जरूरत है आपको अपना इस्तेमाल करने का। मैं आपको लाख समझा दूं, लाख बता दूं, लाख सिखा दूं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको अपना चिंता नहीं है तो, अपने फ्यूचर का चिंता नहीं, अपने करियर का ख्याल नहीं है तो, हमारे लाख समझाने, सिखाने, बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने भविष्य का चिंता खुद करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? आपको अपने फ्यूचर का चिंता खुद करना पड़ेगा। हमको आदमी लाख समझा दे, लाख बता दे, लाख सिखा दे, अब हम बच्चे नहीं, अब हम बड़े हो चुके हैं। हमको अपने फ्यूचर का, अपने करियर का चिंता खुद होना चाहिए कि हमारा भविष्य कहाँ जा रहा है, हम अपने भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं। जिंदगी का 25 साल गुजर गया 25 मिनट की तरह, आगे का जो बचा हुआ है 25 साल वो भी गुजर जाएगा 20 मिनट की तरह, पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए अब जो बचा हुआ है 10 साल या 5 साल या 20 साल, इसका एक एक मिनट, एक एक सेकेंड, एक एक घंटा बड़ा सोच समझ के बिताना होगा। तभी आदमी अपने करियर में, अपने लाइफ में, अपनी जिंदगी में कुछ कर सकता है। आपको मैं एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं, थोड़ा ध्यान से समझिए।
आप कभी किसी खुले हुए आइसक्रीम को खरीदे हैं? खुला हुआ आइसक्रीम को? आपको पता है कि अगर आपने आइसक्रीम को खरीदा होगा, खुला हुआ आइसक्रीम को, आप उसको खाते हैं तो भी वो गल जाता है और नहीं खाते हैं तो भी गल जाता है, वो मालूम है आपको? ठीक है, जिस प्रकार से एक आइसक्रीम है उसी प्रकार से आदमी का जिंदगी है। जैसे आइसक्रीम को आप खाएं या ना खाएं तो भी वो गल जाएगा, तो भी वेस्ट हो जाएगा, ठीक वैसे आदमी का जिंदगी है। आप 5 रुपए के आइसक्रीम को खरीदते हैं, आप उसको गलने नहीं देते हैं, आप सही समय के साथ उसको खा जाते हैं, क्योंकि आपको जानकारी होता है, मालूम होता है कि मेरा 5 रुपए इसमें इन्वेस्ट हुआ है। जब 5 रुपए के आइसक्रीम को आप गला नहीं रहे, आपको समझ में आना चाहिए, जानकारी होना चाहिए कि ये शरीर ठीक उसी आइसक्रीम की तरह है, अगर प्रयोग करेंगे तो भी ये गल जाएगा, ना करेंगे तो भी गल जाएगा। अगर 5 रुपए की आइसक्रीम को आप गलत गलने नहीं देते हैं, बेकार होने नहीं देते हैं, तो आपको एहसास होना चाहिए कि आपका जो ये शरीर मिला है ये अरबों रुपया से ज्यादा कीमती, आप इसको कैसे गलने दे रहे हैं? ऐसे इसको कैसे इन्वेस्ट हो जाने दे रहे हैं आप? इसको आपको बड़े सोच समझ के, बड़े टाइम के साथ इसको गलाना पड़ेगा, नहीं तो पिछले 25 साल गल चुका है, आगे का 20 साल जो बचा हुआ ये भी गल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। आपको एक जगह मिला है, आदमी आपको लाख समझाता है, लाख बताता है, लाख जानकारी देता है, लेकिन मैं कहता हूं आपको अपना चिंता खुद करना पड़ेगा, आपको अपना ख्याल खुद होना चाहिए। क्या गलत बोल रहा हूं? नो सर। आपको अपना ख्याल खुद होना चाहिए, आपको अपना चिंता खुद होना चाहिए, क्योंकि हर रोज, हर सुबह शाम, हर रोज, हर दिन, हर आदमी को एक सही जगह नहीं मिलता। आपको अगर मिला है तो उसका प्रयोग कीजिए, आपको अगर मिला है तो उसका इस्तेमाल कीजिए, आपको अगर मिला है तो उसको आप बाहर निकालिए। आपका फ्यूचर कहां जाने वाला है, आपका भविष्य आगे क्या होने वाला है, आपको 5 मिनट में वो समझाता हूं। क्या समझना चाहेंगे? यस सर। आपको पता है कि ग्लोबल क्लोरोबेटस प्रॉपरली ढंग से वर्मी कंपोस्ट के ऊपर काम कर रही है। ग्लोबल क्लोरोबेटस प्रॉपरली तरीके से जैविक खाद के ऊपर काम कर रही है। किसके ऊपर काम कर रही है? जैविक खाद के ऊपर काम कर रही है। मैं आपको समझाता हूं थोड़ा देर कि वर्मी कंपोस्ट के है क्या, हम लोगों का जो फ्यूचर है वो कहां जाने वाला आगे, मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आपको ये समझने से, अगर आपको अपना कैरियर समझ में आता है ग्लोबल, या तो आपको अपना भविष्य समझ में आता है यहाँ पे, तो आपके लिए बड़ा अच्छा। अगर नहीं समझ में आता है तो बात की बात है, लेकिन मैं आपको समझाता हूं कि हमारा भविष्य कहां जाने वाला है। आज से बहुत समय पहले मैं आपको ग्लोबल क्लोरोबेटस का सबसे इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहा हूं। अभी जो भी बात मैं आपको समझाने वाला हूं, ये ग्लोबल क्लोरोबेटस का सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इससे बड़ा ग्लोबल क्लोरोबेटस में और कोई बात नहीं है, जिसकी वजह से आप, हम और सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं या तो किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझा रहा हूं मैं। आज हमारे देश में जो खेती हो रहा है, आज से 20 साल, 40 साल, 60 साल, 100 साल पहले भी होता था। आज से 60-70 साल पहले हमारे यहाँ खेती कौन से प्रक्रिया से होता था, ये थोड़ा समझिए आप। आज से 60 साल 70 साल पहले हम खेती करते थे, लेकिन हमारा खेती करने का प्रक्रिया थोड़ा अलग था। अलग क्या था ये समझिए। हमारा जो खेत होता था उसको हम 2 पार्टों में बांट के रखते थे। कितने पार्टों में? 2 पार्ट। मान लिया जाए ये पूरा खेत है, जितना एरिया में आप बैठे हुए हैं, इसका एक पार्ट इधर रखता था लोग और एक पार्ट इधर रखता था। हम जब किसी चीज का, किसी बीज को जब रोपते थे, जब किसी चीज को हम लगाते थे उसमें, तो अभी जैसे आप धान एक बार रोपते हैं, गेहूं एक बार रोपते हैं, ऐसे नहीं लगाते थे। हमारा लगाने का तरीका क्या था ये समझिए। जब हम गेहूं लगाते थे उसके साथ में चना भी लगा देते थे, मसूर भी लगा देते थे, मक्का भी लगा देते थे। जो सामान पहले पहले पकते रहता था उसको हम बाहर निकालते जाते थे। ये प्रक्रिया होता था। दूसरा प्रक्रिया क्या होता था कि एक खेत को हम 2 पार्टों में रखते थे। इधर अगर हम उपज कर रहे हैं तो इधर क्या करते थे, हम अवशिष्ट को डालते थे। अवशिष्ट किसको कहते हैं? जैसे सड़े गले हुए पदार्थ बहुत सारा होता था, गोबर, घास, कचड़ा बहुत सारा होता था, जिसको हम दूसरे पार्ट में क्या करते थे, रखते थे पूरा साल, एक साल।
और इस तरफ वाले खेत में हम क्या करते थे, खेती करते थे। जब दूसरा साल होता था तो जितना अवशेष हम इधर रखे उसको उस खेत में बिछा करके इधर खेती करते थे और अगला साल अवशेष रखना इधर शुरू करते थे। यह प्रक्रिया हमारे काफी लंबे अर्जे से चलते हुए आ रहा था। यह प्रक्रिया हमारा खेती करने का काफी समय से चलते हुए आ रहा था। आपको सिर्फ मैं सबसे पहले और इससे पहले मैं आपको इतना समझा दूं कि दुनिया के जिस काम के ऊपर मैं काम कर रहा हूं, आप काम कर रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा फायदा देने वाला काम है। आपको पता होना चाहिए कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के 70 से 75% लोग खेती से जुड़ा हुआ है। यहाँ के 100 में से 75 आदमी खेती में काम करता है। और आपको एहसास होना चाहिए कि अगर खेती नहीं होगा तो दुनिया के किसी भी काम को आप नहीं कर सकते। कहते हैं अगर खेती नहीं होगा तो टाटा का लोहे का दुकान और रिलायंस को अपना मोबाइल काउंटर बंद करना पड़ेगा। अगर खेती नहीं होगा तो सरकार को पुलिस स्टेशन, थाना, कोर्ट कचहरी और ब्लॉक बंद करना पड़ेगा। अगर खेती नहीं होगा तो कहते हैं टाटा का स्टील प्लांट और दुनिया का चीनी का मिल भी बंद करना पड़ जाएगा अगर खेती नहीं होगा तो। क्योंकि एक भिखारी भीख मांगता है खाने के लिए और प्रधानमंत्री अपने कुर्सी को चला रहा है, वो भी खाने के लिए लाद के कोई नहीं लेके जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए। और आप एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो दुनिया का सबसे बेहतर और सबसे अच्छा काम और सबसे बड़ा काम को अंजाम देने चले हैं आप। आपको समझना है कि मेरा भविष्य कहां जाने वाला है। जब इस प्रकार से खेती हमारे यहां हो रहा था, जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो हमारे देश का जनसंख्या को काउंट किया गया, जनगणना किया गया, तो हमारे देश का जो जनसंख्या था वो 36 करोड़ था। कितना था? 36 करोड़ आबादी मरने कटने के बाद हमारे देश में बच गया था। हमारे देश को आजाद करवाने में कितना मरा, कितना मिटा, कितना कटा, सब कुछ खत्म होने के बाद 36 करोड़ आबादी हमारे हिंदुस्तान का बच गया था। खेती करने का वो प्रक्रिया, वो सिलसिला चलते आ रहा था वर्षों से। जब 2-4 साल देश को आजाद हुए हुआ तो सरकार को एक बात समझ में आने लगी, हमारे राष्ट्रपति को एक बात समझ में आने लगा कि हम सब काम को तभी कर पाएंगे जब हमारे यहाँ खेती होगा। क्योंकि सब कुछ तो खाने पे डिपेंड करता है। अगर खाना नहीं मिलेगा कोई आदमी किसी भी काम को अंजाम दे सकता है? नहीं दे सकता। कोई भी आदमी, चाहे वो बीडीओ हो, सीओ हो, डीसी हो, कलेक्टर हो, डीएम हो, आईपीएस हो, बीपीएस हो, चाहे जो भी हो, वो किसी काम को अंजाम तभी दे सकता है जब उसको क्या मिलेगा? खाना मिलेगा। इसका मतलब है सरकार को समझ में आया कि खाना को उपजाना बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, उपज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो सरकार ने क्या किया, साइंटिस्टों से जमीन को चेक करवाया। साइंटिस्टों से चेक करवाया कि आप बताओ कि हमारे यहाँ उपज कैसे बढ़ेगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन 36 करोड़ का आबादी हमारा 65 करोड़ में बदलने वाला है। दिन प्रतिदिन हमारा क्या हो गया, जनसंख्या में वृद्धि होते जा रहा है। आप सिर्फ इतना बताओ कि हम जनसंख्या के मुताबिक लोगों को अनाज कैसे दे पाएंगे। जब साइंटिस्टों ने जमीन को चेक किया, तो उन्होंने सरकार को एक सलाह दिया कि आप हर खेत में उपज करो और एक बार में एक फसल को उपज करो। जैसे आप गेहूं लगा रहे हो सिर्फ गेहूं लगाओ, धान लगा रहे हो तो धान लगाओ, चावल मूंग लगा रहे हो सिर्फ मूंग लगाओ, दाल लगा रहे हो सिर्फ दाल लगाओ। मतलब एक बार में एक खेती को करो, एक फसल को उपजाओ। सरकार ने हर बीडीओ ऑफिस, डीसी ऑफिस में जा के सलाह दिया। हर डीसी बीडीओ वहां के ग्रामीण लोगों को बीडीओ डीसी जाकर के सुझाव दिया, पंचायत किया, लोगों को जानकारी दिया कि अब आपको खेती इस प्रकार से करना है। किसान ने उसके फॉर्मूले पे चलना शुरू किया और किसान ने क्या किया, एक खेती में एक अनाज को, एक फसल को एक बार में उपजाना शुरू किया। ये प्रक्रिया भी 2, 4, 5 साल तक चलता रहा, 10 साल तक चलता रहा ये प्रक्रिया भी। ये प्रक्रिया चलने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, हमारा उपज होना कम हो गया। हमारा उपज होना कम हो गया। जैसे जिस खेत में पहले 40 किलो धान होता था उसमें होने लगा 30 किलो, जिसमें 50 किलो गेहूं होता था उसमें होने लगा 20 किलो। ये धीरे धीरे क्या हो गया, नीचे स्तर चला गया 10 साल होने के बाद। जब 10 साल 5 साल में नीचे चला गया तो सरकार ने फिर साइंटिस्ट को बुलाकर फिर से जमीन को चेक करवाया कि हमारा जो प्रक्रिया आपने बताया था उस प्रक्रिया पे हम काम तो शुरू किए और उस प्रक्रिया पे हमारा काम भी हुआ था, उपज बढ़ा था, लेकिन हमारा उपज फिर दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है। साइंटिस्टों ने क्या किया, जमीन को चेक किया।
कि पौधे का उपज होने का, वृद्धि नहीं होने का कारण क्या है। जब साइंटिस्टों ने चेक किया जमीन को, तो जमीन के अंदर 3 परत होता है। जैसे आपका ये त्वचा जो है, चमड़ी, इसमें 3 परत है। सबसे पहला परत ऊपर जो आपको दिखाई देता है, अगर आपको चोट लग गया, छिल गया, तो दूसरा परत पे अटक जाता है जाके वो। अगर उससे नीचे जाइएगा तो तीसरा परत जो हड्डी के ऊपर चढ़ा होता है, जिसको नस कहते हैं, या छोटा पतला परत होता है, उसको मिटने के बाद हड्डी दिखता है। समझ में आ रहा है बात? ठीक वैसे ही 3 परत मिट्टी के अंदर भी है। मिट्टी के अंदर भी जो सतह है वो 3 सतह है। तो साइंटिस्टों ने मिट्टी को जब चेक किया तो सरकार को बताया कि आपका जो मिट्टी है वो 3 परत में बटा हुआ है। कितने परत में है? 3 भाग में बटा हुआ है। और सबसे ऊपर परत में जो है, एक पौधे को जीवित होने के लिए, एक पौधे को अपने अनुसार वृद्धि करने के लिए, एक पौधे को अपने अनुकूल पर्यावरण लेने के लिए कम से कम 16 तत्वों की जरूरत होती है। कितना तत्व चाहिए? 16। एक पौधे को अपने अनुकूल वृद्धि होने के लिए 16 तत्व चाहिए। और सबसे पहले परत में आपका क्या है? तत्व खत्म हो गया है, कम पड़ गया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं तत्व को बनाऊं, तो जिस पहले परत में आप तत्व को बनाना चाहेंगे वो बन नहीं सकता। आपका दूसरा और तीसरा परत जो है, इसमें अभी तत्व बचा हुआ है। अगर आप चाहेंगे तो नीचे वाला तत्व को ऊपर खींच करके आप उपज को बढ़ा सकते हैं। अब नीचे वाले तत्व को ऊपर खींचने के लिए आपको कुछ मैं केमिकल पदार्थ का नाम बताता हूं, जिसको आपको खेतों में यूज करना होगा, मिट्टी में डालना होगा। वो क्या करेगा? नीचे वाले तत्व को खींचेगा और अपने तरीके से कुछ पावर देगा, जिसकी वजह से आपका उपज फिर क्या होगा? बढ़ जाएगा। ये सलाह साइंटिस्टों ने सरकार को दिया। साइंटिस्टों ने जब सरकार को सलाह दिया कि आपको डीएपी, यूरिया, पोटास, पेस्टिसाइड, फास्फोरस ऐसे केमिकल का निर्माण करके खेतों में डालना है, जिसके कारण से आपको पौधे को तत्व मिल पाएगा, आपके पौधे को एनर्जी मिल पाएगा, जिसके अनुकूल वो बढ़ेगा, उसका भरण पोषण होगा। सरकार साइंटिस्टों के मुताबिक फैक्ट्रियां लगा दी और डीएपी, यूरिया, पोटास बनाना शुरू कर दिया। जब डीएपी, यूरिया, पोटास बनना शुरू हुआ तो उसी समय हमारे देश में आया हरित क्रांति। नाम सुने कभी आप? उसी समय हमारे देश में आया हरित क्रांति। सरकार के प्लान के मुताबिक फिर वही प्रक्रिया सरकार ने लागू किया। अभी आप बिहार में एक नाम सुने होंगे, अभी एक क्रांति आया हुआ है, श्री विधि। नाम सुने? अभी बिहार में हर जगह लागू है। इतना पौधा हो रहा है, इसके बावजूद भी सरकार को पौधे से संतुष्ट नहीं है। इतना अनाज हो रहा है, इसके बावजूद भी सरकार संतुष्ट नहीं है। वो अलग अलग किस्म का बीज, अलग अलग प्रकार का खाद, अलग अलग प्रकार का अनाज वो दे रहा है किसानों को फ्री में। अभी आपको पता होना चाहिए कि बिहार में बहुत सारा बीज है, जिसका पैसा आप जमा करेंगे, आपको मिल जाएगा, आप उसको रोपेंगे, फिर आपको उसका चेक बना के सरकार आपको रिटर्न कर देता है पैसा। आपका ये श्री विधि नियम में एक निकला हुआ है रूल बिहार में। आप अगर सिंचाई करते हैं खेतों को, अगर आपने 50 लीटर डीजल जलाया है तो आप उसका बिल जमा करेंगे, आपको डीजल का पैसा मिल जाता है। ये देखें प्रक्रिया, अगर नहीं देखे तो आप बिहार में जाके समझ लीजिए, ये प्रक्रिया लागू है। ठीक जिस प्रकार से ये प्रक्रिया कहां से लागू हुआ, ये प्रक्रिया किसान तक कैसे पहुंचा? किसान तक पहुंचा ब्लॉक से, वीडियो ऑफिस से, डीसी ऑफिस से, नगर पालिका से, वहां से पहुंचा किसान तक। ठीक वही काम सरकार ने किया कि सारे वीडियो, डीसी, नगर पालिका में जाके जानकारी दिया कि आप किसान को समझाओ कि वो रासायनिक खाद, केमिकल को यूज करे और अपने पैदावार को बढ़ाए। ठीक समझाने के मुताबिक किसानों को नॉलेज नहीं होने के कारण उन्होंने क्या किया? सरकार के प्लान के मुताबिक उन्होंने रासायनिक खाद को खेतों में डालना शुरू किया हरित क्रांति में। जब रासायनिक खाद को खेतों में डालना शुरू किया तो इस बात का तो गारंटी है कि उपज तो गारंटी के साथ बढ़ गया। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। जिस खेत में 40 किलो धान होता था उसमें होने लगा 80 किलो, जिस खेत में 50 किलो गेहूं होता था उसमें होने लगा 80 किलो, जिस खेत में 10 किलो दाल होता था उसमें होने लगा 30 किलो। उपज तो गारंटी के साथ बढ़ गया। लेकिन जितना जल्दी उपज बढ़ाया हमारा रासायनिक खाद, हमारा पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी, फास्फोरस, उतना जल्दी हमारे ऊपर नुकसान पहुंचा दिया। हम सरकार के बताए हुए पेस्टिसाइड को, केमिकल को लगभग 30 साल से यूज कर रहे हैं। कितना सालों से? 30 साल से। लगभग 30 साल से हम यूज कर रहे हैं। 30 साल में वो पेस्टिसाइड, वो रासायनिक खाद हमको 3 नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान दिया है। मैं आपको जरूर समझाना चाहूंगा कि 3 नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान क्या पहुंचाया है। सबसे पहला नुकसान, 30 साल यूज करने पे, जैविक यूरिया को, डीएपी, पोटास को 30 साल यूज करने पे सबसे पहला नुकसान इंसान को पहुंचाया। क्या पहुंचाया ये समझिए। आज से 30 साल पहले जो आदमी जीता था 120 वर्ष, अब जीने लगा वो 60 वर्ष।
पहला बात, आज से 30 साल पहले एक आदमी 120 बरस जीता था, उसको अपने आंख पे चश्मा लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। आज 5 साल का बच्चा होता है, उसके आंख पे इतना मोटा का चश्मा लग जाता है। आज से 30 साल पहले एक आदमी 100 साल जीता था, उसका बाल नहीं पकता था, बाल नहीं झड़ता था। आज 10 साल के बच्चे को बाल पकना शुरू हो गया है। आज से 30 साल पहले एक महिला का प्रेग्नेंट होता था, जब उसकी प्रेगनेंसी होती थी, जब उसका डिलीवरी केस खलास होता था, तो हर महिला पेशेंट अपने घर में ही बच्चे को जन्म दे देती थी। लेकिन आज एक बच्चा किसी माँ की गर्भ में रहता है तो 9 महीना रहने में 9 सुई उसको लेना पड़ता है। एक बच्चा 9 महीना अपने गर्भ में रह के आज से 30 साल पहले बड़ा हष्ट पुष्ट, बड़ा तंदुरुस्त और बड़ा अच्छा बच्चा जन्म लेता था, बाहर आता था। लेकिन आज जिस दिन बच्चा जन्म लेता है उसी दिन उसको टाइफाइड, जॉन्डिस, मलेरिया होना शुरू हो जाता है। आज से 30 साल पहले एक आदमी 120 बरस जीता था, अपने माथे पे 50 किलो का बोरा रख करके चूड़ा और धान कुटाने 30 किलोमीटर तक पैदल चला जाता था। आज आपको मैं मोटरसाइकिल दे दूं, आप 40 किलोमीटर चला के जाते हैं गाड़ी, आपके पैर हाथ में दर्द होना शुरू हो जाता है। आज से 30 साल पहले एक आदमी 130 बरस जीता था, उसको एक प्रकार की भी बीमारी नहीं होती, बुखार के अलावा कुछ नहीं जानता था। आज इतना बीमारी हो गया कि उतना डॉक्टर भी नहीं मिलता। ब्लड शुगर तो टाइफाइड तो कैंसर तो जॉन्डिस, इतना बीमारी हो गया कि उतना डॉक्टर भी नहीं मिलता। सबसे पहला नुकसान हमारा केमिकल इंसान के ऊपर किया। आपको समझ में आ रहा है नुकसान क्या हुआ है? ये समझाने की बात नहीं है, ये बात समझाने की नहीं है, मैं आपको समझा नहीं रहा हूं। ये बात आपके सामने, आपके आंख के सामने, आपके ऊपर घटित हो रहा है। ये बात आपके ऊपर घटित हो रहा है, ये समझाने की बात नहीं है। आपको जानकारी नहीं था, मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूं, ये समझाने की बात नहीं है। पहला नुकसान। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा नुकसान। सुनना चाहेंगे? yes, sir। मैं उम्मीद करूं कि कुछ सीख पा रहे हैं आप। yes, वेरी गुड। अब दूसरा नुकसान क्या हुआ ये समझिए। जब हमारा पौधा वृद्धि करता था, जब हमारा पौधा वृद्धि करता था अपने अनुकूल, जब वो बड़ा होता था, तो उस पौधे को अपने अनुकूल बड़ा होने में, अपने अनुकूल वृद्धि करने में सबसे ज्यादा जो मदद करता था पौधे को तत्व पहुंचाने में, वो करता था हमारे मिट्टी में रहता था एक जीव जिसको हम केचुआ कहते थे। yes. जिसको चेरा कहते हैं आप। yes, सबसे ज्यादा एक पौधे को खनिज लवण पहुंचाने में सबसे ज्यादा जो मदद करता था वो केचुआ करता था। आपके हमारे डीएपी, यूरिया, पोटास डालने से क्या हुआ? केचुआ मर गया। आज से 5 साल पहले एक कुदाल चलाते थे, 50 केचुआ कट जाता था, निकलता था। अभी आप चलाइए, मुश्किल से एक आध केचुआ निकलेगा। केचुआ जब जिंदा था तो वो क्या करता था ये समझिए। जब हम सिंचाई करते थे तो केचुआ का दोनों तरफ मुंह होता था, ऊपर भी नीचे भी। वो क्या करता था? नीचे से तत्व को लेता था और ऊपर पौधे के जड़ों में देता था, जिसके वजह से पौधा अपने अनुकूल वृद्धि करता था। अब क्या होता है, जब केचुआ जिंदा था तो क्या होता था, जब हम सिंचाई करते थे तो पानी पौधों के जड़ों के सबसे अंदर तक जाता था। जब हम उसमें कुछ डालते थे, डीएपी, यूरिया, पोटास, तो क्या होता था, उसका जो अंश होता था, उसका जो पावर होता था, वो पौधे के सबसे नीचे वाले भाग तक जाता था, सबसे नीचे वाले सरहद तक। जो मिट्टी का 3 परत है, सबसे नीचे वाले परत तक पहुंचा देता था। लेकिन अब क्या होता है, जब केचुआ मर गया है तो पौधे के अगल बगल में जो जड़ था, जहां हवा पानी भरपूर मात्रा में जाता था, केचुआ के मर जाने से वो जो जगह था जाने का वो बंद हो गया। वो क्या हो गया? बंद हो गया। मिट्टी में जो भाग था बचा हुआ वो क्या हो गया? सट गया। जिसकी वजह से अगर आप सिंचाई करते हैं तो क्या होता है, आप देखते होंगे कि आपका सिंचाई का पानी अंदर तक नहीं जाता है, वो ऊपर में सूख जाता है, उसका पानी ऊपर चला जाता है। पहले हम सिंचाई करते थे तो उसका पानी नीचे जाता था, लेकिन अब जो सिंचाई करते हैं वो धूप की वजह से उसका पानी ऊपर जाता है, लेकिन नीचे में जाता नहीं, नीचे में नहीं जाता, क्योंकि जगह नहीं है जाने का। पहला बात। दूसरा बात, जब हम किसी भी केमिकल को डालते हैं तो पहले क्या होता था, वो नीचे तक चला जाता था केचुआ के छिद्र की वजह से। अब क्या होता है, वो पानी में घुल मिल करके या तो प्रदूषण बन के हवा में उड़ जाता है, या तो क्या होता है, दूसरा पानी की धार आती है तो वो केमिकल क्या होता है, नीचे में एक खेत से दूसरा खेत, दूसरा खेत से पांचवा खेत, पांचवा खेत से वो क्या चला जाता है, तालाब के अंदर। समझ में आ रहा है बात आपको? जिसकी वजह से दूसरा सबसे बड़ा कांड हुआ कि मिट्टी बंजर हो गया केचुआ मर जाने से। आपको याद होगा कि अगर आप धान लगाते हैं तो कहीं देखते होंगे धान होता है और कहीं नहीं होता है, होता ही नहीं है धान। ऐसा नहीं कि वो उगता नहीं, उगता है, लेकिन वो क्या होता है कि अपने अनुकूल बीज
जो होता है अनाज नहीं दे पाता, उसमें फूल तो लगता है लेकिन फल नहीं हो पाता है। इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि आप देखे होंगे उसी जगह पे सबसे ज्यादा धान आपका उपजता है जहां पे केचुआ का चेहरा मिट्टी बनाता है। जहां आप देखेंगे चेहरा मिट्टी बनाता है, बहुत सारा जड़ों में उसका जमा करता है, वहां धान आपका बहुत अच्छा होता है। लेकिन जहां पे आप देखेंगे कि केचुआ मिट्टी को नहीं उबल रहा है, मिट्टी वहां नहीं जमा हो रहा है, मिट्टी जड़ों में नहीं निकल रहा है, आप समझ लो कि वहां धान नहीं होगा आपका, और नहीं होता है। आप देखते हैं वहां, आपके साथ ये बात अच्छे तरीके से आपको अनुभव है। एक लास्ट और आखिरी नुकसान, दो नुकसान आपको समझ में आया। पहला नुकसान आदमी को, दूसरा नुकसान मिट्टी को, तीसरा नुकसान सुनना चाहेंगे आप? तीसरा नुकसान समझिए अब आप। जब हम रासायनिक खाद को डालते हैं, अभी केमिकल को, चाहे वो डीएपी हो या पोटास हो या यूरिया हो या फास्फोरस हो या पेस्टिसाइड छिड़काव करने वाला हो, जब हम उसको डालते हैं, आप कभी पेस्टिसाइड का अगर छिड़काव करते हैं ना, तो जिस ड्रम में आप अपने पीछे में बांध करके उसका छिड़काव करते हैं, आप उस डिब्बा को कभी सूंघ करके देख लो, 1 साल तक वो गंध देता है, 1 साल तक। अगर आज आप छिड़काव किए उस डिब्बा से, किसी डब्बा से, तो उसका गंध जो होता है, उसका जो स्मेल होता है, वो आपको अगले साल तक सुनाई देगा। अगर नहीं होता एहसास तो कभी आप देख लो यूज करके। अब जब हम केमिकल को यूज करते थे, जो केमिकल हमारा खेत से अब पानी के धार की वजह से नहर में चला गया, तालाब में चला गया, वो क्या नुकसान किया ये समझिए। वो नुकसान कर दिया हमारे गाय को, भैंस को, मछली को, हमारा बत्तख को, हमारा मुर्गा मुर्गी को, यानी कि जितना भी नॉनवेज है, जितना भी नॉनवेज आइटम है जिसको काट करके आप खाते हैं, चाहे वो मुर्गा हो, चाहे वो मछली हो, चाहे वो खस्सी हो, चाहे वो बकरी हो, चाहे जो भी हो, जो भी नॉनवेज आइटम है, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी नॉनवेज जिसको आप खाते हैं वो भेज ग्रहण करता है, वो कोई नॉनवेज नहीं खाता है। खस्सी कभी खस्सी को खाता है? मुर्गा कभी मुर्गा को खाता है? वो क्या करता है, जब भी खाता है वो भेज आइटम खाता है। जो नॉनवेज होता नहीं है, बिल्कुल भेज होता है, बिल्कुल। हर मांसाहारी जानवर, हर जो जिसको आप मांसाहारी बना के खाते हैं, वो हर जानवर शाकाहारी भोजन करता है, हर जानवर। अब एक गाय को हमारा खेत से मिलता है धान वाला वो बिचाली, आपको पता है उसमें केमिकल मिला हुआ है? पता चल गया आपको? अब वो केमिकल क्या होता है, हमारा गाय खाता है, जिसके कारण से हमारे गाय के दूध में भी केमिकल चला गया है। आप देखते होंगे आज से 5 साल, 8 साल, 10 साल पहले एक जगह में 100 कौवा मर्राते रहता था हर जगह। अभी आपको कौवा उतना दिखता है? आप देखे होंगे कि ऐसा कोई पीपल का पेड़ नहीं था जिसपे 100, 200, 400 बगला नहीं रहता था, बगुला। अभी आप देखिए मुश्किल से 2-4 को नजर आएगा आपको। धीरे धीरे क्या हुआ, केमिकल का पानी पीने की वजह से वो लुप्त होता चला जा रहा है। हर जगह पे जाके जहां तहां मर जा रहा है, आदमी मर जा रहा है तो उसको तो हम देख ले रहे हैं, लेकिन जीव जंतु हमारा मर जा रहा है उसको हम देख नहीं पा रहे। तीसरा और सबसे अहम नुकसान किया कि जितना भी हमारा जीव जंतु था, जितना भी हमारा सहयोग करने वाला जानवर था, वो सबको क्या किया, रासायनिक खाद खत्म करते जा रहा है, मारते चला जा रहा है। उसकी वजह से आज आप देखते होंगे कि सरकार चिड़ियाघर खोल रहा है, तो जू खाना खोल रहा है ताकि जानवरों को बचाया जा सके। लेकिन सबसे मेन जड़ है, जब तक वो ठीक नहीं होगा तो जानवरों को बचाने का कोई मतलब वो नहीं बच सकता, उसको मरना ही पड़ेगा। ये 3 नुकसान कौन पहुंचाया? रासायनिक खाद। और सबसे बड़ा ये 3 नुकसान पहुंचाया वो, ये 3 नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया रासायनिक खाद। अब सरकार को पता चल गया है कि रासायनिक खाद भी हमारे लिए बड़ा खतरनाक साबित हो गया है। आपके हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक, हर प्रखंड में एक बोर्ड लग गया है कि रासायनिक खाद जहरीला है, इसको बंद किया जाए। अगर आपको दिखाई नहीं देता तो आप जाकर के इसी शहर में भी देखिए, आपको 50 जगह बोर्ड लिखा हुआ मिलेगा कि जहरीला को बंद किया जाए, रासायनिक खाद केमिकल को बंद किया जाए, ये जहरीला पदार्थ है। आपको बहुत जगह दिखाई भी दिया होगा। अब सरकार का नजर चला गया है कि किसी भी प्रकार से रासायनिक खाद को रोकना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो 30 साल यूज हम किए हैं तो एक इंसान का उम्र वो 60 साल खा गया। अगर 30 साल और यूज कर देंगे तो एक आदमी जिएगा 5 साल, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। हम 30 साल यूज किए तो हमारा जिंदगी को वो 60 साल खत्म कर दिया। अगर 30 साल और यूज कर ले हम, तो हम जीवित रहेंगे इस धरती पे 5 साल, कोई 10 साल, कोई 8 साल, कोई 15 साल, इससे ज्यादा कोई जिंदा नहीं रहेगा अगर 30 साल केमिकल को और यूज कर लिया जाए तो।
आपको पता होना चाहिए कि जो बिहार में आपका प्रक्रिया चल रहा है श्री विधि का, वो केमिकल यूज करने के लिए नहीं दे रहा है। आपको अगर पता नहीं है तो अच्छे तरीके से आप पता करो। यस सर। वो केमिकल यूज करने के लिए नहीं कह रहा है, वो नहीं दे रहा है। वो आपको गोबर देता है तो क्या क्या देता है जिसमें केमिकल नहीं है। केमिकल अगर है भी तो नॉर्मल मात्रा में, जिससे पौधे को सिर्फ बचाया जा सकता है, आदमी को उतना नुकसान नहीं करेगा। ऐसा ऐसा विधि, ऐसा ऐसा तरीका वो बता रहा है। आपके गांव में सरकार का सरकारी आदमी खुद जाकर के प्रशिक्षण दे रहा है, समझा रहा है किसान को, तो आपको जानकारी दे रहा है, तो आपको खुद चल के खेत में आपको बता रहा है कि इस तरीके से आप इस्तेमाल कीजिए या इस तरीके से उपज कीजिए। आपको शायद जानकारी होगा अगर आप कोई आदमी बिहार से है तो। यस सर। अब थोड़ी सी बात को समझिए। हर साल अभी हमारे देश में 18,000 करोड़ रुपया का रासायनिक खाद यूज होता है। अभी हमारे देश में सिर्फ 5 राज्य में, देश कोई बात छोड़ दीजिए, सिर्फ 5 राज्य में, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, पंजाब और एक है केरला, ये 5 राज्य ऐसा है जहां पे हर साल 18,000 करोड़ का केमिकल यूज होता है। आपको सुनने में 18,000 करोड़ बड़ा आसान लग रहा है। अगर 18,000 करोड़ रुपया आपको ला करके यहाँ रख दिया जाए तो जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं पूरे रूम में रखिएगा तो भी जगह नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा बात? 18,000 करोड़ रुपया का एक साल में यूज होता है, एक साल में। ये 5 राज्य में सिर्फ, अदर राज्य का बात छोड़ दो आप, क्योंकि अदर जो भी राज्य है वहां खेती कम होता है। ये 5 राज्य ऐसा है जो खेती करने में सबसे आगे है। अब थोड़ी सी बात को आप समझो कि आज आपके बिहार में या आपके झारखंड में, दोनों राज्य मिला करके अगर 9,000 करोड़ का भी रासायनिक खाद यूज करता है तो बहुत है। अगर आपकी वजह से आपके 50 गांव, ज्यादा नहीं, आपके 100 गांव या 200 गांव आपकी वजह से, अगर आपके समझाने की वजह से अगर रासायनिक खाद को छोड़ करके आपके वर्मी कंपोस्ट को पकड़ लेता है, इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, तो ये जितेंद्र कुमार मोदी आपको गारंटी दे सकता है कि 2 साल में भी अगर आप इस्तेमाल कराने में कामयाब हो गए, 5 साल में भी हो गए, तो कम से कम 5 लाख रुपया महीना तो जरूर आएगा आपको। 5 लाख रुपया महीना आपको आ सकता है, लेकिन आपको समझाने में कामयाब होना पड़ेगा। कहते हैं 100 साल से जो आदमी दारू पी रहा है, 2 दिन उसको दूध खिला दो तो वो मोटा नहीं हो जाएगा। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अगर वो पी रहा है तो पीने के लिए सीखा है, धीरे धीरे तो वो छोड़ देगा, धीरे धीरे। जरूरत है आपको उसको समझाने का। यस सर। जिस प्रकार से मैं आपको आपका नुकसान बताया, आपको भी शायद आज समझ में आ गया होगा कि अभी तक हमारे साथ क्या क्या नुकसान हुआ है। आगे अभी तक अगर आपको समझ में जानकारी नहीं था तो मैं आपको ग्लोबल क्लोरोबेटस का सबसे इंपॉर्टेंट बात बताया जिसके ऊपर हम काम करते हैं। ये जितेंद्र कुमार मोदी ये आपको गारंटी देता है कि मैं जिस आदमी को समझा दूं, दुनिया का कोई ताकत नहीं होगा कि उसको रोक सकता है हमारे वर्मी कंपोस्ट को खरीदने से। कोई ताकत नहीं है। इतना भरोसा है मुझे कि मैं जिसको कॉन्वेंस कर दूं वो आदमी लेगा। मैं ग्लोबल क्लोरोबेटस में अपने आप को बड़ा खुशनसीब मानता हूं कि हमारे अंदर इतना कॉन्वेंसिंग पावर है कि मैं टकले आदमी को भी कंघी बेच सकता हूं। इतना पावर है हमारे अंदर। जरूरत है आपको इस्तेमाल करने का, जरूरत है आपको प्रयोग में लाने का। आपके अंदर भी वो पावर है, आप इस्तेमाल नहीं करते इसलिए आपको समझ में नहीं आता। आप इस्तेमाल करके कभी देखो कि आपके अंदर पावर क्या है। कहते हैं भगवान ने हर इंसान के अंदर वो ज्ञान दिया है, जरूरत है उसे इस्तेमाल करने का। आप इस्तेमाल करो, क्योंकि आपका इस्तेमाल करने का वक्त आपके साथ आ चुका है। जब तक आपके पास जानकारी नहीं था, अनुभव नहीं था, आप नहीं कर रहे थे, कोई बात नहीं। कहते हैं जिसको गहराई का पता ना हो, अगर वो डूब जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस आदमी को अंदाजा हो गया कि गहराई कोई चीज होती है, इतना जानने के बावजूद अगर वो डूब जाए तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। यस सर। आपको गहराई का अंदाजा हो चुका है, इसीलिए आप एक ऐसे काम कर रहे हो, आप जहां चाहोगे, जैसे चाहोगे वैसे काम होगा। सिर्फ जरूरत है आपको अपना इस्तेमाल करने का। दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पे खेती नहीं होता। दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पे इंसान खाना नहीं खाता। दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पे आदमी नहाता नहीं है। आप एक ऐसे काम को कर रहे हो, जरूरत है आपको अपने एक्सपीरियंस को बाहर लाने का। क्या ला सकते हैं आप?
उम्मीद करें कि सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी आज आपको मिला है। अगर आपको सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी मिला है तो अब आप अपना इस्तेमाल कीजिए। जो बात अभी मैं आपको बताने वाला हूं, ये बात आपको ग्लोबल क्लोरोबेटस में रहने के बाद 6 महीना बाद पता चले, वो बात की बात है, लेकिन 6 महीना पहले मैं आपको जानकारी दे रहा हूं ताकि आप उसका फायदा उठा पाएं, आप उसका जानकारी ले पाएं। ग्लोबल क्लोरोबेटस में कुछ भी घटना घटित होगा, किसी भी चीज को लॉन्च किया जाएगा, मैं आपको बिलीव दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं कि धनबाद में सबसे पहले आपको जानकारी जरूर मिलेगा। इसलिए अब वक्त आ गया है आपको अपना प्रयोग करने का, अब जरूरत आ गया आपको अपना इस्तेमाल करने का। क्या कर सकते हैं आप? यस सर। उम्मीद करें कुछ सीख पाए आप? यस सर। चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको जितनी बात अभी मैं समझाया हूँ, सिखाया हूँ, आप उसके ऊपर खरे उतरेंगे, खुल के काम करेंगे। आज तक के लिए दोस्तों इतना ही काफी है, फिर अगले दिन कभी मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।